आने वाले समय में तकनीक इतनी तरक्की कर लेती है कि ज्यादातर लोग लैब में बनाए जाते हैं और वो पूरी तरह से सेहतमंद होते हैं। हर किसी का जीन का रिकॉर्ड रखा जाता है। लैब में बने लोगों को काबिल माना जाता है क्योंकि उनमें बीमारी या गंजापन होने का खतरा नहीं होता। वहीं जो लोग प्राकृतिक रूप से पैदा होते हैं उन्हें नाकाबिल कहा जाता है क्योंकि उनमें बीमारी होने का ज्यादा खतरा होता है। कानूनन तो जीन के आधार पर भेदभाव करना गलत है, लेकिन फिर भी कंपनियां नौकरी देते समय पेशाब का टेस्ट लेती हैं या फिर रिज्यूम के लिफाफे से थोड़ा सा थूक लेकर जीन का पता लगा लेती है। इस वजह से नाकाबिल लोगों को हमेशा घटिया से काम ही मिल पाते हैं। अपने फ्लैट पर विंसेंट घंटों नहाता है और अपने शरीर को रगड़ कर साफ करता है। फिर वो सारे गिरे हुए बाल और रूसी जला देता है। इसके बाद वो फ्रिज से पेशाब का एक पाउच निकालता है और उसे अपने शरीर से जोड़ लेता है ताकि जांच में उसका पेशाब असली लगे। वो नकली उंगली की नोक पर थोड़ा खून भी लगा लेता है और उसे ध्यान से अपनी असली उंगली से जोड़ देता है। इसके बाद विंसेंट गट्टाका एरोस्पेस कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में काम करने जाता है। वहां हर कर्मचारी को अंदर जाने के लिए अपनी उंगली से खून देना होता है। विंसेंट अपनी नकली उंगली से खून की जांच करवा लेता है। फिर वो अपने डेस्क पर बैठ जाता है और कंप्यूटर पर अंतरिक्ष से जुड़े काम करता है। विंसेंट अपने कीबोर्ड से डीएनए के सारे निशान मिटाने के लिए एक छोटी सी मशीन इस्तेमाल करता रहता है। उसी दौरान मिशन डायरेक्टर आते हैं और विंसेंट की सफाई का तारीफ करते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि उसे एक हफ्ते में शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन जाने वाले यान में जगह मिल गई है। वो आदमी जाते ही विंसेंट चुपके से एक डिब्बा खोलता है और उसमें से अपने बाल, नाखून और त्वचा के टुकड़े अपने काम करने की जगह के आसपास गिरा देता है। फिर वो अपनी मेज के दराज में रखी कंघी पर भी एक बाल रख देता है। इसके बाद अंतरिक्ष यात्रा से पहले विंसेंट का एक टेस्ट होता है, ये जांचने के लिए कि वो स्वस्थ है या नहीं। वो छिपाकर रखे बैग से पेशाब का नमूना देता है और जब डॉक्टर उसे मशीन में जांचते हैं तो नतीजा ये आता है कि उसका नाम जेरोम है और वो काबिल है। काम के बाद विंसेंट पृथ्वी से रवाना होते हुए एक और यान को देखने जाता है। तभी उसकी सहकर्मी आइरीन आकर उसे इस मिशन के लिए शुभकामनाएं देती है। वो ये भी बताती है कि सिर्फ वही है जो हर रोज अंतरिक्ष यानों को रवाना होते हुए दिखता है। इसके बाद कहानी विंसेंट के बचपन के दिनों में वापस लौट जाती है। उसके माता पिता समुद्र किनारे रोमांस करते हैं और गलती से मां गर्भवती हो जाती है। उस समय प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा होना बहुत कम होता था, इसलिए विंसेंट का जन्म ऐसे ही हुआ। जैसे ही डॉक्टरों ने उसे पकड़ा, उन्होंने उसका खून का टेस्ट किया और ये बताया कि उसे कई बीमारियां होने का खतरा है और वो शायद सिर्फ 30 साल ही जिंदा रह पाएगा। विंसेंट का बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा क्योंकि मां उसकी हर छोटी मोटी बीमारी को भी बहुत गंभीरता से लेती थी। किसी भी स्कूल ने उसे दाखिला नहीं दिया क्योंकि बीमा कंपनियां उसके खराब जीन्स की वजह से होने वाली किसी भी परेशानी का जिम्मा नहीं लेना चाहती थी। आखिरकार विंसेंट के माता पिता ने दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला किया और इस बार उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया। उनका ये बेटा एंटोन पूरी तरह से स्वस्थ निकला। जाहिर सी बात है, माता पिता का ज्यादा प्यार एंटोन पर ही बरसता था। जब भी माता पिता आसपास नहीं होते थे तो दोनों भाई समुद्र में दूर तक तैरने की कोशिश करते थे। ये एक तरह का खेल था। हर बार एंटोन ही जीतता था, जिससे विंसेंट को और ही हीन भावना होने लगती थी। बड़े होते हुए विंसेंट को अंतरिक्ष से प्यार हो गया और उसका सपना अंतरिक्ष यात्री बनना था। मगर उसके माता पिता उसे समझाते थे कि उसके कमजोर जीन्स की वजह से कोई भी कंपनी उसे नौकरी नहीं देगी। विंसेंट उनकी बात नहीं मानता और कई जगह इंटरव्यू देता है, मगर हर बार असफल होता है। एक दिन दोनों भाई फिर तैरने गए। इस बार एंटोन की हैरानी में विंसेंट जीत जाता है। उल्टा थक चुके एंटोन को वापस लाने में भी विंसेंट ही उसकी मदद करता है। यही वो आखिरी बार था जब दोनों साथ तैरे। उसी शाम विंसेंट अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चला गया। बहुत मुश्किल से विंसेंट को गट्टाका कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाती है। दफ्तर साफ करते वक्त वो कभी कभी छुपके से कंप्यूटर पर अंतरिक्ष से जुड़े काम भी कर लेता है। साथ ही वो रोजाना होने वाली अंतरिक्ष यानों की रवानगी भी बड़े ध्यान से। विंसेंट ने अपने सपनों को कभी छोड़ा नहीं, मगर दफ्तर का मुख्य सफाईकर्मी उसका मजाक उड़ाता रहता था। अपने फ्लैट पर विंसेंट कभी कसरत करना नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर भी थकावट का असर पड़ता था। तरक्की पाने की जल्दबाजी में उसने एक काले बाजारी आदमी से संपर्क किया। इस आदमी ने उसे असली जेरोम से मिलाया। जेरोम एक पूर्व तैराकी चैंपियन था, जिसका दिमाग बहुत तेज और सेहत भी लाजवाब थी। सिवाय उसकी टांगों के गाड़ी से टक्कर होने के बाद वो लकवाग्रस्त हो गया और अब हमेशा के लिए व्हील चेयर पर रहने को मजबूर हो गया। यह हादसा विदेश में हुआ था और रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि जेरोम अब नाकाबिल हो चुका है। विंसेंट ने जेरोम की पहचान हासिल करने के लिए दोनों आदमियों को पैसे दिए और इस तरह एक लंबा बदलाव का सिलसिला शुरू हुआ। उसने अपने चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस लगाए ताकि उसकी आंखें जेरोम जैसी हो जाएं। उसने अपने बाल भी कटवाए और जेरोम की तरह सजाए। किसी को भी अब पुरानी पहचान पत्रों पर ध्यान नहीं देता था,
सब कुछ डीएनए पर निर्भर करता था, इसलिए इस बारे में कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरी परेशानी ये थी कि जेरोम विंसेंट से लंबा था। इसका मतलब था कि विंसेंट को मजबूरन एक बहुत दर्दनाक इलाज करवाना पड़ा, जिसमें उसकी टांगें तोड़ी गईं और फिर उन्हें लंबा करके जेरोम की टांगों के बराबर कर दिया गया। अपना पता भी जेरोम जैसा दिखाने के लिए विंसेंट उसके फ्लैट में रहने लगा। विंसेंट ने जेरोम के दिनों में उसे इस इलाज से उबरने के लिए आराम करना पड़ा, यानी वो ज्यादातर वक्त दर्द में रहता था। उधर जेरोम पेशाब और खून के पाउच भरता रहा। एक दिन जेरोम ने विंसेंट को अपना चांदी का तमगा दिखाया, जैसे ये याद दिला रहा हो कि विंसेंट को बहुत कुछ हासिल करना है। जेरोम ने विंसेंट से ये भी कहा कि वो उसे उसके बीच के नाम यूजीन से बुलाएं ताकि विंसेंट को जेरोम कहलाने की आदत पड़ जाए। आखिरकार विंसेंट के इंटरव्यू का दिन आ ही गया। उसने एक पेशाब का पाउच लिया और मशीन पर जांच करवाई, लेकिन मशीन ने गलती का संदेश दिया क्योंकि पेशाब में शराब थी। विंसेंट गुस्से से जेरोम पर चिल्लाने लगा कि उसकी इस लत की वजह से उसे परेशानी हो रही है। कई पाउच जांचने के बाद आखिर में एक साफ पाउच मिला और वो उसे लेकर अपने साथ ऑफिस गया। ऑफिस में डॉक्टर ने जांच की और मशीन ने पुष्टि कर दी कि विंसेंट ही जेरोम है, यानी वो काबिल है। उसे असली इंटरव्यू के लिए भी नहीं भेजा गया, उसकी बुद्धि के आधार पर उसे सीधे नौकरी मिल गई। इसके बाद से विंसेंट को हर रोज अपने शरीर को अच्छे से साफ करना पड़ता था ताकि गिरी हुई त्वचा, नाखून और बाल निकल जाए। इन्हें वो एक जलाने की मशीन में जला देता था। सारे कपड़े गंदगी से बचाने के लिए सीलबंद बैग्स में रखे जाते थे। दफ्तर में काम करते वक्त विंसेंट असली होने का भ्रम बनाए रखने के लिए जेरोम के नमूने अपने डेस्क पर फैला देता था और दरवाजे पर पहचान जांच के लिए वो जेरोम के खून से भरे नकली उंगली के पोर का इस्तेमाल करता था। किसी को भी कभी शक नहीं हुआ। वापस वर्तमान में गट्टाका कंपनी में सब घबराए हुए हैं क्योंकि कंपनी के प्रशासक की हत्या कर दी गई है, और वो भी कीबोर्ड से इस खौफनाक नजारे को देखते हुए जेरोम अपनी आंख खुजलाता है और उसे ये एहसास नहीं होता कि उसकी एक पलक झड़ गई है। पुलिस जल्द ही वारदात वाली जगह से डीएनए का हर एक सुराग इकट्ठा करने आती है, जिसमें वो गिरी हुई पलक भी शामिल है। बॉस आयरीन को कहता है कि वो हर तरह से पुलिस की मदद करे। अंतरिक्ष यान का मिशन रद्द नहीं जेरोम के साथ शेयर करता है और वो दोनों जश्न मनाने के लिए बाहर निकलते हैं। वो काफी शराब पीते हैं और यहां तक कि अपने गिलासों में धुएं से कुछ जादू की तरकीबें भी दिखाते हैं। ऑफिस में आयरीन विंसेंट के दराज से बाल लेकर एक शादी कराने वाली संस्था के पास जाती है। वहां वो बाल की जांच करवाती हैं और नतीजा ये निकलता है कि विंसेंट बहुत अच्छा रिश्ता है। रात के आखिर तक जेरोम इतना नशे में आ जाता है कि विंसेंट को उसे सुलाने में मदद करनी पड़ती है। अचानक जेरोम एक सच बताता है, गाड़ी दुर्घटना के वक्त वो नशे में नहीं था और ये कोई हादसा नहीं था, असल में वो खुद को खत्म करना चाहता था। अगली सुबह पुलिस का फॉरेंसिक विभाग सारे नमूनों की जांच करता है और उन्हें पता चलता है कि गट्टाका में कोई रहस्यमय नाकाबिल घुसा हुआ था, इसलिए अब वो मुख्य संदिग्ध बन जाता है। वापस विंसेंट की बात पे ध्यान दें, वो अपने सफाई वाले दिनों में चुराई हुई छोटी सी मशीन को वापस जेरोम की छाती पर लगा देता है। ये मशीन 20 मिनट तक उसकी नब्ज रिकॉर्ड करती है, जबकि जेरोम अपनी व्हीलचेयर के पहियों को बहुत जोर से घुमाता है ताकि ये एक्सरसाइज करने जैसा लगे। इसके बाद गट्टाका में विंसेंट को दौड़ने की टेस्ट दी जाती है। वो ऑफिस की मशीन को हटाकर अपने घर से लाए हुए सेंसर से बदल देता है। इधर जासूस गिरी हुई पलक से मिले नाकाबिल प्रोफाइल की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये प्रोफाइल कुछ साल पहले गायब हुए एक सफाई कर्मी का है। वो कुछ सवाल पूछने के लिए दफ्तर आते हैं और जिसे सुनकर वो घबरा जाता है, सुन लेता है। परेशानी और बढ़ाने के लिए 20 मिनट की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है और विंसेंट की असली तेज धड़कन वाली नब्ज रिकॉर्ड होने लगती है। वो तुरंत लॉकर रूम की तरफ दौड़ता है और सांस लेने की कोशिश करते हुए वहीं गिर जाता है। काम के बाद आयरीन विंसेंट से मिलती है और ये मान लेती है कि उसने उसका डीएनए सीक्वेंस पढ़ लिया है, जो असल में जेरोम का था। वो विंसेंट की परफेक्ट डीएनए देखकर बहुत प्रभावित होती है और खुद को हीन महसूस करती है। वो बताती है कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, लेकिन उसके दिल का दौरा पड़ने का खतरा बना रहता है। इसका मतलब है कि उसे कभी किसी अंतरिक्ष यान में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। विंसेंट कहता है कि उसे आयरीन में कोई खराबी नहीं दिखती है, तो आयरीन उसे अपने बालों का एक गुच्छा देती है और उसे अपने जेनेटिक दोषों को जानने के लिए टेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन विंसेंट बालों को फेंक देता है और कहता है कि ये हवा में उड़कर उसके हाथ आ गए थे। कुछ समय बाद विंसेंट कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है कि अचानक सभी कर्मचारियों को उस नाकाबिल का प्रोफाइल मिल जाता है जिसकी पलक से उसका डीएनए मिला था। अब वो पुलिस को ढूंढ रही है। गनीमत ये रही कि कोई भी विंसेंट को पहचान नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो डरा हुआ रहता है। घर जाकर वो जेरोम को बताता है कि वो मुख्य संदिग्ध है और सारे खून और पेशाब के पाउच फेंकना शुरू कर देता है। जेरोम उसे तुरंत रोक लेता है और याद दिलाता है कि वो कभी नहीं चाहते थे कि विंसेंट को कोई नाकाबिल समझे। उस रात विंसेंट बाहर जाने का फैसला करता है क्योंकि अगर वो अपनी रूटीन बदलेगा तो शक पैदा हो सकता है। जब जेरोम खिड़की से बाहर दिखता है तो उसे पता चलता है कि आयरीन विंसेंट को लेने आई है।
कुछ ही देर बाद विंसेंट और आइरीन अपनी पहली डेट के तौर पर पियानो कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। कॉन्सर्ट के बाद पियानो वादक दर्शकों की तरफ अपना दस्ताना फेंकता है। विंसेंट को एहसास होता है कि उसके 12 अंगुलियां हैं। आइरीन कहती है कि इतना जटिल संगीत सिर्फ ऐसे ही हाथों से बजाया जा सकता है। इधर जासूस हत्यारे को पकड़ने के लिए इलाके के कुछ नाकाबिलों को पकड़ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनमें से किसी का डीएनए गिरी हुई पलक से नहीं मिलता। वो आसपास की सभी इमारतों की जांच करने का फैसला करते हैं और जेरोम के फ्लैट तक पहुंच जाते हैं, इसलिए उसका भी खून का टेस्ट होता है। जासूस को ये ताज्जुब होता है कि एक व्हीलचेयर वाला आदमी गट्टाका में काम कर सकता है। जेरोम इसका फायदा उठाता है और गुस्से में आकर उस पर चिल्लाता है कि वो सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान घायल हुआ था और जासूस उससे भेदभाव कर रहा है। दिक्कत न लेना चाहते हुए जासूस वहां से चला जाता है। गट्टाका में कुछ ऑफिसर सारे कूड़ेदान के बैग ले जाते हैं। घर वापस जाते समय रास्ते में आइरीन और विंसेंट को पुलिस की नाकाबंदी मिलती है, क्योंकि वो इलाके में हर किसी की जांच कर रहे हैं। विंसेंट तुरंत अपने कॉन्टैक्ट लेंस हटा देता है और ये कहकर थूक टेस्ट देने से बच जाता है कि उसने शराब पी है। पुलिस उसकी जगह खून का नमूना लेती है और उसकी नकली उंगली का पोर हमेशा की तरह उन्हें धोखा दे देता है। जांच पार करने के बाद आइरीन बताती है कि वो विंसेंट को कुछ दिखाना चाहती है और कुछ मील आगे गाड़ी रोक लेती है। वो तेजी से सड़क पार करती है, आती हुई गाड़ियों को बचाते हुए, लेकिन विंसेंट को हिचकिचाहट होती है क्योंकि वो अपने कॉन्टैक्ट लेंस के बिना ठीक से देख नहीं सकता। बहुत सोचने के बाद वो दौड़ता है और शुक्र है कि किसी गाड़ी की चपेट में नहीं आता। फिर आइरीन उसे 100 पैनल केंद्र पर सूर्योदय देखने के लिए ले जाती है। सूर्योदय का नजारा बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन धुंधलेपन की वजह से विंसेंट उसे अच्छे से नहीं देख पाता। वापस जाते समय आइरीन को ध्यान होता है कि विंसेंट की आंखें कुछ अलग दिख रही हैं। विंसेंट इसे रोशनी का खेल बताकर टाल देता है। कुछ समय बाद जासूसों को पता चलता है कि दफ्तर के कूड़ेदान से मिले एक कप पर वही डीएनए है जो गिरी हुई पलक से मिला था। वो अंदाजा लगाते हैं कि नाकाबिल शायद किसी भेस में काम कर रहा है और उसने सच जानने वाले प्रशासक को ही मार डाला। पक्का करने के लिए वो गट्टाका जाते हैं और ऐलान करते हैं कि अब वो उंगली के पोर से नहीं बल्कि सीधे नस से खून का नमूना लेंगे। विंसेंट की बारी आती है तो वो नाटक करता है कि डॉक्टर ने सुई से उसे चोट पहुंचाई है और कुर्सी से उछल पड़ता है। फिर वो जल्दी से अपना खून का नमूना बदलकर जेरोम के खून का नमूना रख लेता है। जासूस दोबारा टेस्ट करते हैं और कोई मेल नहीं पाते हैं। उसी रात विंसेंट और आइरीन की दूसरी डेट होती है। उनके रोमांटिक डांस को पुलिस रोक देती है। पुलिस डीएनए के लिए टिश्यू पेपर और सिगरेट के टुकड़े जैसी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वो लोगों का टेस्ट भी लेना चाहते हैं। विंसेंट तुरंत पीछे के दरवाजे से आइरीन के साथ भाग जाता है। एक पुलिस वाला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विंसेंट गुस्से में आकर उसे बेहोश होने तक मारता है। आइरीन डर जाती है और उसे पागल कहती है, लेकिन विंसेंट उसे बचाने के लिए घसीटते हुए कुछ अंधेरी गलियों में ले जाता है। जब दूसरे पुलिस वालों को उनका साथी जमीन पर बेहोश मिलता है तो वो उस कपल की तलाश शुरू कर देते हैं जो एक गली में छिपे होते हैं। एक जासूस विंसेंट नाम पुकारता है और आइरीन पूछती है कि वो कौन है, लेकिन विंसेंट उसे चुप कराते हुए उसका चुंबन करता है। कुछ ही देर बाद कपल आइरीन के फ्लैट में होते हैं और पहली बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। सुबह होता है और विंसेंट को तकिए पर एक बाल दिखाई देता है। वो घबराकर समुद्र तट की तरफ भागता है और शरीर से अतिरिक्त त्वचा को हटाने के लिए रेत और पत्थरों का इस्तेमाल करता है। वापस जाने पर आइरीन उससे उसके पैरों के निशानों के बारे में पूछती है और विंसेंट कहता है कि ये एक कार दुर्घटना के हैं। इस बीच जासूस जेरोम की प्रोफाइल का विंसेंट से मिलान कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि और जांच की जरूरत है। वो वापस गट्टाका जाते हैं और विंसेंट, जिसे वो अभी भी जेरोम समझ रहे हैं, के बारे में पूछते हुए उसके कीबोर्ड से चाबियां ले लेते हैं। आइरीन उनकी बातचीत सुन लेती है और तुरंत विंसेंट को चेतावनी देती है। वो कहती है कि वो बीमार लग रहा है और उसे घर चले जाना चाहिए। विंसेंट समझ जाता है कि वो इशारों में बात कर रही है और इमारत से निकल जाता है। आइरीन झूठ बोलकर जासूस को बताती है कि विंसेंट बीमार होने के कारण घर चला गया, लेकिन जासूस मानने को तैयार नहीं होता है और आइरीन से जेरोम के घर चलने के लिए कहता है। उसी समय विंसेंट जेरोम को फोन करता है और कहता है कि पुलिस आ रही है, इसलिए वो जैसा है वैसा ही बने रहे। जेरोम को व्हीलचेयर छोड़नी पड़ती है और धीरे धीरे अपने पैरों को घसीटते हुए मुख्य द्वार तक जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है। उसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो ठीक समय पर बजर के पास पहुंच जाता है ताकि आइरीन और जासूस को अंदर आने दे सके। फिर वो अपने शरीर को घसीटते हुए कुर्सी पर जाता है और अपनी टांगों को स्वाभाविक दिखाने के लिए उन्हें ठीक से सेट कर लेता है। दोनों के अंदर आते ही जेरोम अपना अभिनय शुरू करता है और आइरीन से एक चुंबन मांगता है, जो वो झूठ को बनाए रखने के लिए दे देती है। जासूस उसका खून का नमूना लेता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि ये वाकई में जेरोम ही है।
जल्दी से नीचे जाने की कोशिश करता है जहां विंसेंट और लैब छिपे हुए हैं, लेकिन उसी समय उसे उसके साथी का फोन आता है कि उन्होंने हत्यारे को पकड़ लिया है, इसलिए जासूस चला जाता है। इसके बाद विंसेंट बाहर आता है और आयरीन उसे जेरोम के बगल में देखती है। दोनों एक दूसरे को उसी नाम से पुकार रहे होते हैं। आहत होकर वो वहां से भाग जाती है, लेकिन विंसेंट उसके पीछे जाता है और उसे अपनी स्थिति समझाता है। ये कसम खाता है कि उसने किसी को नहीं मारा। आयरीन अभी भी सशंकित है और चली जाती है। पुलिस स्टेशन में ये पता चलता है कि मारे गए शख्स की आंख में निदेशक का थूक पाया गया है, जिससे ये पुष्टि हो जाती है कि वही हत्यारा है। असल में प्रशासक ने टाइटन मिशन रद्द करने की धमकी दी थी, इसलिए निदेशक ने अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे मार डाला। कुछ समय बाद विंसेंट अपने डेस्क पर लौटता है और वहां जासूस को पाता है, जो अचानक एक बड़ा खुलासा करता है। वो विंसेंट का भाई एंटोन है। उन्होंने एक दूसरे को पहचाना नहीं था क्योंकि वो अपनी किशोरावस्था के बाद से नहीं मिले थे, लेकिन जांच के दौरान एंटोन को धीरे धीरे सुराग मिलने लगे थे। एंटोन विंसेंट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है और उसे गिरफ्तार करना चाहता है, इसलिए बहस शुरू हो जाती है। विंसेंट सोचता है कि एंटोन उसे असफल होते दिखना चाहता है और उसे याद दिलाता है कि आखिरी रेस किसने जीती थी, जिससे एंटोन उसे फिर से चुनौती देता है। रात का समय हो चुका होता है जब भाई समुद्र तट पर पहुंचते हैं। वो जल्दी से पानी में कूद पड़ते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। इतना दूर चले जाते हैं कि किनारा भी नहीं दिखाई देता। एंटोन को चिंता होती है कि वो अपनी सीमाएं पार कर रहे हैं, लेकिन विंसेंट उसे कायर कहता है, इसलिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। फिर भी एंटोन को कमजोरी महसूस होने लगती है। थकावट महसूस करते हुए एंटोन फिर से अपनी कमजोरी बताता है। आखिरकार विंसेंट अपना राज खोलता है। वो वापसी के लिए कभी ऊर्जा नहीं बचाता है, ये मानते हुए कि फिनिश लाइन उसे आगे बढ़ने का हौसला देगी। गुस्से में एंटोन अकेला वापस लौटता है, लेकिन डूबने लगता है। विंसेंट उसके पीछे कूदता है, उसे बचाकर किनारे तक ले जाता है और दोनों थक कर हारकर वहां पहुंचते हैं। कुछ घंटों बाद विंसेंट आयरीन से मिलने जाता है और उसे डीएनए टेस्ट के लिए अपने बालों का एक गुच्छा देता है, लेकिन आयरीन इसे फेंक देती है, ये कहकर कि हवा से उड़कर उसके हाथ आ गया। वो लोग विदाई के तौर पर रात साथ बिताते हैं क्योंकि विंसेंट 1 साल के मिशन पर जाने वाला है। अगली सुबह विंसेंट अपने फ्लैट पर लौटता है और लैब को प्लास्टिक से सील पाता है। जेरोम बताता है कि उसने इतने नकली पेशाब के पाउच तैयार कर रखे हैं जो 2 जिंदगी तक चलें। ये इशारा करता है कि विंसेंट के वापस आने पर वो वहां नहीं होगा। विंसेंट पूछता है कि वो कहां जा रहा है, तो जेरोम बस इतना कहता है कि वो भी यात्रा कर रहा है। वो विंसेंट को एक कार्ड देता है और कहता है कि अंतरिक्ष में जाने तक उसे ना खोले। गट्टाका में डॉक्टर विंसेंट को एक नई नीति के बारे में बताता है, जिसके लिए ताजा पेशाब का नमूना जरूरी है। घबराया हुआ विंसेंट के पास जेरोम का कोई अतिरिक्त बैग नहीं होता है। वो अपना सपना टूटते हुए देखते हुए पेशाब का नमूना देता है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि उसे हमेशा पता था कि विंसेंट एक नाकाबिल है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। उसका भी एक बच्चा नाकाबिल है और वो मानता है कि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। मशीन गलत प्रोफाइल दिखाती है, लेकिन डॉक्टर इसे जेरोम के प्रोफाइल में बदल देता है और विंसेंट को पास होने देता है। जाने से पहले डॉक्टर बताता है कि उसे पता चल गया था क्योंकि विंसेंट हमेशा गलत हाथ से खुद को पकड़ता था। अपने फ्लैट पर वापस जेरोम अपना रजत पदक पकड़ता है और भस्मीकरण यंत्र में चला जाता है। उसी समय जब विंसेंट अंतरिक्ष यान में चढ़ता है और ग्रह छोड़ देता है, अपनी जान ले लेता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद विंसेंट जेरोम का कार्ड खोलता है और उसके बालों का एक बड़ा गुच्छा पाता है। इस तरह जेरोम तकनीकी रूप से अंतरिक्ष में भी गया है।